जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। ऑन बिहाफ ऑफ गोविला क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, जो हमारी मेन स्टडी सीरीज चल रही है उसमें हम कोशिश करते हैं कि आपके समक्ष एक ऐसा मुद्दा रखें जो एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखिए आज का भी जो एक टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि जो मणिपुर में चल रहा है, एक विवाद चल रहा है दो समुदाय के बीच। एक समुदाय जो मेती है वो कह रहा है कि हमें एसटी के कोटे में डाला जाए, और दूसरा जो समुदाय है कुकी-जुमी वाला वो कह रहा है नहीं। ठीक है, हालांकि हमें इन विवादों में नहीं पड़ना, हमें देखना है कि जो 2-3 दिन पहले द हिंदू में एक न्यूज आई थी कि मे बी वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि यहीं से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा मिल जाता है जो है इमरजेंसी आपातकाल। तो हम आपातकाल को आज पढ़ने वाले हैं, राइट। तो आप देख पा रहे होंगे उससे रिलेटेड देखिए क्वेश्चन है कि डिस्कस द प्रोसीजर रिलेटेड टू द इमरजेंसी मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। संविधान में उल्लेखित आपातकाल से संबंधित प्रक्रिया पर चर्चा करें, प्रक्रिया की चर्चा करें, राइट। देखिए इसमें जैसे हम जो आपातकाल की जो प्रक्रिया है वो हमें समझ में आनी चाहिए, राइट। क्योंकि ये जो प्रक्रिया है इसमें अगर आप रटेंगे, ठीक है, मैंने देखा है मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं इसको रटते हैं, और रट के क्या होता है वो आपको याद हो जाता है, नो डाउट याद हो जाता है, परंतु वो शॉर्ट टाइम के लिए ही होता है। ठीक है, आप खुद आजमा लीजिए। आपातकाल से अगर मैं अचानक से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछूंगा तो जिसने रटा हुआ है वो आंसर नहीं दे पाता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, आज जो हम पढ़ेंगे ये जो प्रक्रिया है आपातकाल की, उसको एक समझेंगे, पहले उसको समझ के साथ उसके जो फैक्ट्स हैं उनको लेंगे। ठीक है, फर्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट, देन वी विल ट्राई टू मग अप, यानी कि उसे याद करेंगे, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। तो आपका टॉपिक है इमरजेंसी, राइट। तो आइए इसमें मैं कुछ आपके समक्ष कुछ बातें रखना चाहता हूं। पहले वो बातें हम समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, राइट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एज पर माय अंडरस्टैंडिंग मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं जो मेरी समझ है, राइट। तो देखिए बात की जाए इमरजेंसी की, जिसे हम आपातकाल कहते हैं, राइट, आपातकाल। अब हम पढ़ते हैं कि भारत के संविधान में मुख्यतः 3 अनुच्छेद। एक है अनुच्छेद 352 जो बात करता है नेशनल इमरजेंसी की, यानी कि राष्ट्रीय स्तर का जो आपातकाल है उसकी बात करता है, तो नेशनल इमरजेंसी। एक है आपका 356 जिसे हम कह देते हैं स्टेट इमरजेंसी, स्टेट यानी कि राज्य के लिए। और एक है आपका 360, राइट, जो होती है वित्तीय इमरजेंसी, जिसे हम फाइनेंशियल इमरजेंसी कहते हैं। ठीक है साहब, ये बात हमें समझ में आ गई। देखिए पर रियलिटी क्या है, ये एक जो नॉर्मल आदमी है या जो एक वनडे की तैयारी कर रहा है उसको पता होना चाहिए। जो सिविल सर्विसेज वाले एस्पिरेंट्स होते हैं उनका लेवल थोड़ा अलग होना चाहिए। अब देखिए क्या है, मैं ध्यान से समझा रहा हूं आपको। पहले तो आपको यह समझना है कि संविधान में जब हम अनुच्छेद 352 देखते हैं तो वहां पर साफ तरीके से लिखा है कि नेशनल इमरजेंसी यानी कि आपातकाल शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यूज ऑफ द वर्ड ऑफ इमरजेंसी का इस्तेमाल किया गया, राइट। परंतु 356 में किसी भी इमरजेंसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आर्टिकल 356 में देयर इज नो यूज ऑफ द वर्ड इमरजेंसी, ये बात याद रखनी है आपने। और जो फाइनेंशियल है उसको भी इमरजेंसी के कैटेगरी में डाला गया है। तो यहां से क्या एक निष्कर्ष निकलता है कि जो अनुच्छेद 352 है और अनुच्छेद 360 है, असल में संविधान में जो शब्द है इमरजेंसी का, जो शब्द है आपातकाल का, इन्हीं 2 अनुच्छेदों आर्टिकल्स के लिए इस्तेमाल किया गया है, 356 के लिए नहीं किया गया है। आमतौर पर हम कह देते हैं कि स्टेट इमरजेंसी, परंतु ये संवैधानिक शब्द नहीं है, राइट। तो ये बात आपने याद रखनी है। अब देखिए ये जो मैंने आपको बताया है, ये एक बार मैं आपके समक्ष जो हमारा जो संविधान में डायरेक्ट लिखा हुआ है वो आप तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। ये देखिए, ये है अनुच्छेद 352 जो हमारे संविधान का है, राइट। ये बेरेक्ट का है ये, और ये 356। अब ध्यान से देखिए, यहां पर 352 में लिखा है इमरजेंसी, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, यानी कि हमारा मुद्दा क्या है, इमरजेंसी दर्शाया गया है। वहीं पर 356 आप देख लीजिए, कहां पर आपको दिख रहा है इमरजेंसी, कहीं पर भी नहीं। यहां पर बताया है प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। यहां पर बता रखा है कि अगर फेल हो जाती है, जो हमारी संवैधानिक जो मशीन है वो फेल हो जाती है, तो
जो मैंने मुद्दा उठाया है उसे आपने याद रखना है कि 352 में साफ साफ लिखा है आपातकाल के बारे में, परंतु 356 में आपातकाल के बारे में नहीं लिखा है। इवन 360 में भी आपातकाल के बारे में लिखा है संवैधानिक तौर पे। अब यहां से एक प्रश्न उठता है कि अब क्या फर्क पड़ेगा इससे कि अगर 356 में आपातकाल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है, आपातकाल की जो परिभाषा होती है, आपातकाल की परिभाषा ऐसी होती है कि जब ऐसी स्थिति हो जाए जब कोई और विकल्प हो ही ना कि जो हमारा संघीय संरचना है, हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उसको अब एकात्मक यानी कि यूनिटरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि और विकल्प है ही नहीं। इतनी स्थिति खराब हो चुकी है, यानी कि बात आ गई है देश के संप्रभुता की, बात आ गई है देश की अखंडता की, बात आ गई है देश की एकता की। तो इस तरह का जब इतना जो सेंसिटिव मैटर आ जाता है तब इमरजेंसी लगाई जाती है। परंतु जो अब जैसे राष्ट्रपति शासन की बात मैं बोलूं, जिसे हम अनुच्छेद 356 कहते हैं, वहां पर एक तरह की जो भारत की संप्रभुता है उसमें इतना खतरा नहीं होता है, राइट। जैसे मानते हैं, जैसे अभी मणिपुर में आप देख रहे हैं, दो समुदाय आपस में लड़ रहे हैं, तो यहाँ पर अब लड़ाई हो रही है, ठीक है, लोगों की हत्याएं हो सकती हैं वगैरह वगैरह, परंतु अगर मैं देश की संप्रभुता की बात बोलूं तो वो उतना खतरे में नहीं है, राइट, उतना नहीं है। तो इसीलिए 356 को एक आपातकाल के अंतर्गत नहीं रखा है। आपातकाल स्थिति वही होगी जो एक आखिरी विकल्प होगा। तो मुझे उम्मीद है आप ये बात समझ पाए हैं, और मीन्स राइटिंग में इस तरह के जो भावनात्मक जो हमारे जो विचार होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, उसको आप कोड करेंगे, ठीक है, लिखेंगे, राइट। तो मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे ये बात। नेक्स्ट जो मुद्दा मैं उठाना चाहता हूं आपके समक्ष, ये उठाना चाहता हूं, देखिए, हमें आपातकाल को ये समझना पड़ेगा कि आपातकाल लगाया जाता है एक इमरजेंसी में। मतलब आपातकाल एक ऐसा क्रिया है कि उसे कब लगाना है ये पता ही नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे भूकंप आ जाता है तो कितना विनाश हो जाता है। क्यों? क्योंकि भूकंप का पता ही नहीं है। हमारा विज्ञान इतना भी सक्षम नहीं है कि ये एग्जैक्टली बता पाए कि कहां पर भूकंप आएगा। वही हमारा आपातकाल का भी होता है। आपातकाल ऐसी क्रिया है जो कभी भी हो सकती है। अब यानी कि कभी भी हो सकती है, तो आपातकाल को रोकने के लिए हमें बहुत एक कठोर कानून चाहिए। ऐसे भी कानून चाहिए जो हमारे जो मौलिक अधिकार है उनको छीन सके, ठीक है। और आप जानते हैं 368 में, अनुच्छेद 368 की मैं बात करूं तो वहां पर साफ लिखा हुआ है कि भैया जो भाग 3 है, यानी कि जो मौलिक अधिकार है, उसमें परिवर्तन करने का अधिकार केवल संसद के पास है। मानते हैं मेरी बात? अब मानते हैं संसद सत्र में नहीं बैठी। ऐसा तो नहीं है ना कि 365 दिन जो संसद है सत्र में बैठी रहती है, ऐसा तो नहीं है ना। अब एक अनुमान लगाइए कि अचानक से आपातकाल की स्थिति आ चुकी है, चाइना ने भारत पे आक्रमण कर दिया है, ये सब काल्पनिक है। तो चाइना ने भारत पे आक्रमण कर दिया है और संसद सत्र में नहीं है, तो आपातकाल लगाना है। तो क्या होगा? क्योंकि आपातकाल में मैंने बताया आपको कि क्या किया जाता है, काफी मौलिक अधिकारों को छीन लिया जाता है। दूसरा जो चुनौती है वो ये है कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, तो इसका भी ध्यान देना है कि जो शक्तियां हैं, लोकतांत्रिक के आधार पर जो शक्तियां हैं, हमेशा विधायिका के पास ज्यादा रहेंगी, कार्यपालिका के पास नहीं रहेंगी। ये इस बात का भी ध्यान देना है। तो ये दोनों चुनौतियों को कैसे सुलझाया गया है बड़ी खूबसूरती से, चाहे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, चाहे एक संवैधानिक संशोधनों के द्वारा, वो आज हम समझने वाले हैं, राइट। तो आगे देखिए, अब जो दूसरा जो मैं बता रहा था आपको, उसमें देखिए हमें क्या समझना है। सबसे पहले हमें समझना है एक एग्जीक्यूटिव, जिसे हम कार्यपालिका कहते हैं, और एक हमें समझना है विधायिका, जिसे हम लेजिस्लेटिव कहते हैं, लेजिस्लेटिव, ठीक है। तो अगर मैं अनुच्छेद 352 की बात करूंगा, या अनुच्छेद 356 की बात करूंगा, या अनुच्छेद 360 की बात करूंगा, तीनों शक्तियां देती हैं केंद्र को, है ना, यानी कि यूनियन को देती है, संघ को देती है। तीनों के तीनों जो अनुच्छेद हैं वो शक्तियां किसको देते हैं? केंद्र को। तो यहां पर हम केंद्र को ही लेंगे, ठीक है। तो यानी कि जो लेजिस्लेटिव है, यहां पर आएगी पार्लियामेंट, संसद आएगी, और जो एग्जीक्यूटिव है, आपके जो मंत्री परिषद है,
जिसके जो मुखिया हैं माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, हम उनको लेंगे। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं मोदी साहब को, वर्तमान में मोदी हैं तो मोदी साहब, ठीक है। तो आपातकाल ये 2 के आधार पे ही तय किया जाता है। पहले तो ये समझ लीजिए कैसे, ध्यान से देखिएगा। देखिए ऐसा है, आपातकाल जो लगाया जाएगा वो कहीं ना कहीं शुरुआत की जाएगी एग्जीक्यूटिव से, यानी कि जो मंत्रिपरिषद के मुखिया हैं, यानी कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ये शुरू किया जाएगा। चाहे उद्घोषणा यानी कि जो प्रोक्लेमेशन है वो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। अब वो घोषणा जब हो जाएगी, उद्घोषणा जो हो जाएगी, घोषणा नहीं कहा मैंने, उद्घोषणा जो हो जाएगी, उसके बाद ये एक जिम्मेदारी है, ऐसी जिम्मेदारी है कि उसे फिर कहीं ना कहीं संसद से भी पारित कराना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने कहा जो असल शक्ति है वो लोकतंत्र में लोगों के पास होती है, तो लोगों का प्रतिनिधित्व जो करते हैं वो हमारे विधायिका करती है। अब ध्यान से समझिए, हमें जो हम नियम पढ़ेंगे तो नियमों को 2 आधार पर पढ़ना है। एक नियम ये, जब इन्होंने अनुच्छेद 352 का इस्तेमाल किया या अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल किया या अनुच्छेद 360 का इस्तेमाल किया, वो कितने समय तक चलेगा। और जब संसद से एक स्वीकृति मिल जाती है, एक अप्रूवल मिल जाता है, तब जो 352 या 356 या 360 द्वारा जो आपातकाल लगा है वो कितने समय तक चलेगा। तो इस तरह से हमने इसको 2 में डिवाइड करना है। जब हम इसको 2 में विभाजित कर देते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि इसके नियम क्या है, वरना नियम क्या होते हैं, नियम कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। और एक बात और कहना चाहता हूं कि अब हमें यह भी देखना है कि 352 है, 356 है या 360 है, जब वो संसद से पारित किया जाएगा तो कैसे पारित होगा। क्या वो एक सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाएगा, साधारण बहुमत से? क्या वो एक स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा, जिसे हम विशेष अधिकार कहते हैं, उससे पारित होगा? तो ये भी हमें पढ़ना है, ठीक है। तो नियमों को कैसे, एक एग्जीक्यूटिव आधार पे, कार्यपालिका के आधार पे, एक विधायिका के आधार पे, फिर विधायिका का क्या उसमें प्रक्रिया है, स्पेशल मेजोरिटी है, सिंपल मेजोरिटी है, ये हमने देखना है, ठीक है। तो ऐसे आपने जो नियम है उनको विभाजित करना है, तो ये काफी आसान हो जाता है, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। आप देखिए काफी आसान लगेगा आपको। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका जो इंट्रोडक्शन है कि इंडिया डेट इज भारत इज एन ओन काइंड फेडरल रिपब्लिक। इंडिया डेट इज भारत, आप जानते हैं संविधान में या तो भारत बोला है या इंडिया बोला है। तो इसका एक अपना एक देखिए संघीय ढांचा है, राइट। यहां संघवाद है या नहीं है, जिसे संघ कहते हैं, राइट, संघवाद है। और एक हमारा गणतंत्र भी है, बहुत खूबसूरत गणतंत्र है। अब देखिए यहां पर जोर मैंने फेडरल और रिपब्लिक में क्यों दिया है, यहां पर डेमोक्रेटिक भी तो लिख सकते थे, यहां पर सोवरेन भी तो लिख सकते थे। देखिए भारत में जब सामान्य स्थिति होती है, सामान्य से मेरा तात्पर्य है जब आपातकाल नहीं लगा है, जब सामान्य स्थिति है, तो उसमें हमारे वहां क्या होता है कि शक्तियों का विभाजन है। लोकतंत्र की खूबसूरती ही यह है कि शक्तियों का विभाजन। तो यहाँ पर शक्तियों का विभाजन का मेरा तात्पर्य है कि कुछ केंद्र अपने लेवल पे काम कर रहा है, कुछ राज्य अपने लेवल पे काम कर रहा है, राइट। अनुसूची 7 का मैं इसमें उदाहरण दूंगा आपको, ठीक है। और रिपब्लिक मतलब, रिपब्लिक यह है कि जो हमारा मुखिया होता है वो एक निर्वाचित होता है, राइट। रिपब्लिक है, निर्वाचित है, और वो क्या करता है, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल राज्यपालों द्वारा करता है। हर राज्य में, हर राज्य का अपना राज्यपाल होता है, राइट। और राज्यपाल कहीं ना कहीं मंत्रिपरिषद के हिसाब से ही काम कर रहा है, ठीक है। ड्यूरिंग एन इमरजेंसी इट पोजेस यूनिटरी फंक्शन। अब देखिए जब लग जाती है इमरजेंसी, तो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो संघीय ढांचा है वो एकात्मक में परिवर्तित हो जाता है, राइट। अब एकात्मक से क्या मतलब है, यहां पर तो 2 सरकार है, एक राज्य सरकार, केंद्र सरकार। तो कौन सी सरकार को वर्चस्व मिलेगा, तो वो वर्चस्व मिलेगा संसद को, क्योंकि वो हमारा संघ है, ठीक है। दैट इज वाई जो B.R. अम्बेडकर साहब हैं वो कहते हैं डिक्लेयर दैट इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर स्पेशल बिकॉज थ्रू आउट एन इमरजेंसी इट बिकम्स फुली यूनिटरी। इसीलिए जो B.R. अम्बेडकर साहब है उन्होंने जब संविधान सभा में जब चर्चाएं हुई थी तो उन्होंने बोला कि भैया भारत का जो एक फेडरल स्ट्रक्चर है, एक संघीय संरचना है जो भारत की, बड़ी खूबसूरत है। क्यों? जब यहाँ पर कोई ऐसी स्थिति हो जाए, जब भारत की अखंडता या संप्रभुता पे कोई आंच आए, तो भारत का जो एक फेडरल स्ट्रक्चर है वो अपने आप को यूनिटरी में कन्वर्ट कर देता है। एक संघीय ढांचा अपने आप को किस में परिवर्तित कर देगा, एकात्मक में। परंतु ये जो यूनिटरी स्ट्रक्चर होता है ये एक अस्थायी होता है, टेम्परेरी होता है। ये बात आपने याद रखनी है। स्थायी कौन सा होगा, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर। इसीलिए मैंने कहा सामान्यतः जो एक संघीय संरचना है वही भारत में होनी चाहिए, क्योंकि हमारा लोकतंत्र है और लोकतंत्र की खूबसूरती है डिवीजन ऑफ पावर। और अगर डिक्टेटरशिप होती, तानाशाही होती, तो वहां पर होता
एकात्मक, एक ही सरकार होती है, एक ही आदमी होता है, एक ही के पास सारी पावर होती है, राइट। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक देश हमारा कभी कभी क्या बन जाता है, डिक्टेटर में चला जाता है, परंतु अस्थायी तौर पर, क्योंकि मुसीबत ही ऐसी आ गई। अब आगे देखेंगे, देखिए यहां पर है कि जो वर्गीकरण किया गया है, एक है 352, आप जानते हैं इमरजेंसी, और इसमें 3 आधार हैं। एक है वॉर यानी कि युद्ध, एक है आपका एक्सटर्नल एग्रेशन यानी कि कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होने वाला है कि युद्ध होने ही वाला है, उस तरह का गर्मी वाला माहौल बन रहा है, कुछ गर्मा गर्मी हो रही है दो देशों के बीच। जैसे आपने देखा ही होगा कुछ 1 आध साल पहले ये LAC को लेके, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेके, कहीं ना कहीं चाइना और भारत के मध्य कहीं ना कहीं गर्मा गर्मी बढ़ गई थी कि युद्ध होने की कहीं ना कहीं एक जो चुनौतियां हैं वो दिख रही थी, राइट। और यहां पर जो तीसरा है आर्म्ड रिबेलियन, यानी कि जो जनता है वो हथियार उठा लेती है, ठीक है। यानी कि विद्रोह जो ये है, ये ऐसा विद्रोह है जो जिसका आधार है हिंसा, ऐसा विद्रोह जिसका आधार है हिंसा, उसको हम कहते हैं आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे। और 356, यहां पर देखिए शब्द इमरजेंसी है, पर संविधान में इमरजेंसी नहीं है, ये बात आपने याद रखना है, ठीक है। यहां पर जो इमरजेंसी की बात हो रही है वो हो रहा है फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट, यानी कि जब जो राज्य है, जब वो संविधान के अनुरूप कार्य नहीं करता है, तो उस केस में 356 का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। और मैं फिर बोल रहा हूं कि संवैधानिक तौर पर 356 को आपातकाल का जो शब्द है उसका इस्तेमाल नहीं किया गया, राइट। और यह आ गया 360, यहां पर जो है आपातकाल का इस्तेमाल मिलता है हमें, क्योंकि यहां पर फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये इमरजेंसी शब्द मिलता है ड्यू टू थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया, यानी कि जब कोई जो हमारी वित्तीय समस्याएं इतनी बढ़ जाए कि भारत की संप्रभुता और अखंडता पे आंच आ जाए, तो तब भी क्या लगाया जा सकता है, ये जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो लगाई जा सकती है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि भारत को लगभग 70 वर्ष से ज्यादा हो गए हैं एक संप्रभुता हासिल करे हुए, और आज तक ये वित्तीय आपातकाल की जरूरत नहीं पड़ी है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब जो हम स्टार्टिंग करेंगे वो करेंगे नेशनल इमरजेंसी से। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, नेशनल इमरजेंसी में हमने इंदिरा गांधी जी को रखा है, यानी कि इंदिरा गांधी ने जो 1975 से 1977 तक जो आपातकाल लगाया था वो इसी के अंतर्गत आता है, 352 के अंतर्गत, राइट। अब देखिए 352 क्या कहता है, द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और अ पार्ट ऑफ इट्स थ्रेटन बाय वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन ऑफ आर्म्ड रिबेलियन। देखिए मैंने क्या बोला कि जब आप पढ़ते हैं संविधान को तो वहां पर लिखा रहता है कि अगर जब भी भारत में ऐसी स्थिति बन जाए, यानी कि युद्ध की स्थिति बन जाए, या जो एक्सटर्नल एग्रेशन है जिसमें मैंने कहा था गर्मी बढ़ जाए, यानी कि युद्ध होने के पूरे चांसेस हैं, या तीसरा है जिसमें हमने कहा आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है। तो ये तीनों जब आधार हैं, उस आधार पे कहीं ना कहीं जो राष्ट्रपति हैं वो एक 352 का इस्तेमाल कर सकते हैं और उद्घोषणा कर सकते हैं कि अब से पूरे भारत में या भारत के किसी क्षेत्र में एक नेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी। तो यहां से हमें क्या सीखने को मिलता है, 2 कीवर्ड मिलते हैं। एक शब्द है उद्घोषणा। सर ये उद्घोषणा क्या होता है, ये हमें समझना है। दूसरा, हमें ये समझ में आ गया कि 352 जैसे लिखा तो इसमें नेशनल इमरजेंसी है, परंतु ये नेशनल इमरजेंसी किसी एक क्षेत्र में, यानी कि किसी एक राज्य में या राज्य के किसी एक क्षेत्र में भी लगाई जा सकती है। नेशनल का मतलब ये नहीं है कि पूरे नेशन में लगाई जाए, पूरे नेशन में लगाई भी जा सकती है और उसके साथ साथ किसी क्षेत्र में भी लगाई जा सकती है। और जो पहला हमारा प्रश्न है कि सर ये उद्घोषणा क्या होता है, देखिए उद्घोषणा को समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि घोषणा और उद्घोषणा में क्या अंतर होता है। घोषणा ऐसा होता है जिसमें मैं अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकता हूं, मैं कुछ भी घोषणा कर सकता हूं, वो मेरा विवेक से निकलता है। परंतु ऑलरेडी किसी और ने कुछ लिखा है, किसी और का लिखा हुआ है, वो मुझे बोलना है, उसे हम उद्घोषणा कहते हैं। यानी कि आपातकाल जो है, अगर मैं अनुच्छेद 74 को देखूं तो उसमें साफ लिखा है कि राष्ट्रपति जो है वो कहीं ना कहीं मंत्रिपरिषद के हिसाब से काम करेंगे। तो यहां पर भी क्या होता है कि असल शक्ति जो होती है वो मंत्रिपरिषद और उसकी जो मुखिया है यानी कि प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा होती है। तो वो जब कहते हैं कि आपातकाल घोषित किया जाए तो उस आधार पर जो राष्ट्रपति है वो आपातकाल घोषित कर देते हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, उद्घोषणा शब्द का इस्तेमाल करके हमें यह समझ में आ रहा है कि राष्ट्रपति अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करते। मुझे उम्मीद आप समझ पाए होंगे, राइट।
आगे देखते हैं, द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी इवन बिफोर द एक्चुअल अकरेंस ऑफ वॉर, आर्म्ड रिबेलियन और एक्सटर्नल एग्रेशन। यानी कि इसमें एक प्रावधान ये भी है कि अगर युद्ध छिड़ने वाला है या गर्मा गर्मी होने वाली है, माहौल गर्म होने वाला है, या कहीं ना कहीं जो है जो आर्म्ड रिबेलियन है वो होने वाला है, हुआ नहीं है, तीनों कंडीशन, तीनों आधारों पे मैंने क्या बोला, होने वाला है, यानी कि हुआ नहीं है, होने वाला है, 90% पूरे चांसेस है होने वाला है, तब भी अनुच्छेद 352 का आह्वान किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। अर्थात कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री हैं वो इसका आह्वान करवा सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, राइट। तो ये भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं, व्हेन अ नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन इट इज नोन एज एक्सटर्नल इमरजेंसी, और जब आर्म्ड रिबेलियन है तो इट इज नोन एज इंटरनल इमरजेंसी। देखिए अभी मैंने बताया कि 352 के 3 आधार है, ठीक है। अब 3 आधारों को 2 में वर्गीकृत किया गया है। पहला 2 है जो, यानी कि जो युद्ध है और जो एक्सटर्नल एग्रेशन है, ये जो 2 आधार हैं इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल इमरजेंसी, क्योंकि ज्यादातर ये दोनों ही आधार हैं जो कहीं ना कहीं 2 देशों के मध्य होते हैं, ठीक है। चाहे वो युद्ध है उसमें 2 देश होंगे, कम से कम 2 देश होंगे, जो एक्सटर्नल एग्रेशन है यानी कि गर्मा गर्मी बन रही है उसमें भी कम से कम 2 देश होंगे, तो ये कहीं ना कहीं एक्सटर्नल में आ जाता है, बाहरी में आ जाता है। और वैसे ही आर्म्ड रिबेलियन है, मैंने कहा जैसे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि लोकतंत्र में जो आलोचना होती है उसका हमेशा स्वागत किया जाता है, ठीक है, लोकतंत्र की खूबसूरती है। परंतु जो आप आलोचना कर रहे हैं, आलोचना के साथ आप हथियार उठा रहे हैं, तो ये किस समूह में आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका आर्म्ड रिबेलियन में। तो इसीलिए ये भारत के अंदर ही होता है, क्योंकि सरकार के विरोध में काफी प्रदर्शन किए जाते हैं। तो जब इस तरह का प्रदर्शन होगा जिसमें हथियार उठाए जाएंगे तो उसको कहेंगे अंदरूनी, तो इसे हम कहते हैं इंटरनल डिस्टर्बेंस। ये बात याद रखनी है। तो वर्गीकृत किया गया है बाहरी और अंदरूनी में, ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। अब देखिए आगे क्या है, दिस इमरजेंसी कैन बी इम्पोज्ड ईदर फॉर द होल ऑफ इंडिया और कुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन टेरिटरी। जैसे मैंने बताया था आपको कि जो नेशनल इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी का इस्तेमाल या तो आप पूरे नेशन में कर सकते हैं, पूरे राष्ट्र में कर सकते हैं, पूरे भारत में, या भारत के किसी एक क्षेत्र में जहां पर स्थिति बड़ी खराब है तो वहां पर भी कर सकते हैं। जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो वहां पर ऐसा प्रावधान नहीं था, इसको 42वें संशोधन से जोड़ा गया, ठीक है। 42वें संशोधन से ये नियम जोड़ा गया कि जो नेशनल इमरजेंसी है उसको हम किसी स्पेशल विशेष जो राज्य का क्षेत्र है वहां पर भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखेंगे, यहां पर देखेंगे कि जो आपका आगे की बात है कि 44वें संशोधन की बात ये कर रहा है, वो क्या कर रहा है, आर्म्ड रिबेलियन। देखिए जो इससे पहले जो शब्द था, जब हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, वो शब्द था इंटरनल डिस्टर्बेंस, ये था, यानी कि आंतरिक गड़बड़ी, ये शब्द था। अब ये शब्द ही आधार बनाया था जो लेट श्रीमती इंदिरा गांधी जी हैं, उन्होंने जब आपातकाल घोषित किया था 1975 में, तो आधार यही दिया था। अब देखिए समस्या क्या है, आंतरिक गड़बड़ी को अगर आप मुझसे कहेंगे सर परिभाषित करिए, तो इसकी परिभाषा का विस्तार जो है, जो इसका स्कोप है, वो आप परिभाषित कर ही नहीं सकते। अब आंतरिक गड़बड़ी क्या, आंतरिक गड़बड़ी मतलब कि भैया कोई व्यक्ति सरकार के विरुद्ध बातें कर रहा है, ये भी तो आंतरिक गड़बड़ी है। उससे क्या होगा, वो कानाफूसी कर करके कहीं ना कहीं गलत माहौल बना सकता है, या हथियार उठा दे, ये भी आंतरिक गड़बड़ी है। तो आंतरिक गड़बड़ी को परिभाषित नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसी आंतरिक गड़बड़ी की वजह से जो माहौल 1975 में नहीं था, याद रखेंगे, नहीं था आपातकाल के लिए, परंतु ये आंतरिक गड़बड़ी, इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 लगा दी गई। क्योंकि मैंने बोला कि ये जो इंटरनल डिस्टर्बेंस है इसको आप परिभाषित ही नहीं कर सकते। तो ये बात समझ में आई, क्योंकि जब इमरजेंसी लगाएगी इंदिरा गांधी जी द्वारा, तो तत्पश्चात जब चुनाव हुए तो वो हार गई, क्योंकि लोग बड़े नाखुश थे, क्योंकि जरूरत ही नहीं थी आपातकाल की। फिर लोगों ने जनता, माफ कीजिएगा, कांग्रेस को हराया और जनता गवर्नमेंट पिक्चर में आई, और जनता गवर्नमेंट जो है मोरारजी देसाई के अध्यक्षता में उन्होंने एक शाह कमीशन नियुक्त किया।
तो शाह कमीशन की जो रिकमेंडेशंस थी, जो सुझाव था, उसी के आधार पे 44वां संशोधन आता है। और 44वां संशोधन जो 1978 में आता है, उसमें सबसे पहला कार्य ये किया गया कि ये जो आंतरिक गड़बड़ी जो शब्द है इसको हटाया जाए और इसके बदले एक ऐसा शब्द डाला जाए जो परिभाषित हो अच्छी तरह। तो इसीलिए डाला गया आर्म्ड रिबेलियन। तो आर्म्ड रिबेलियन की परिभाषा मैं आपको पहले दे चुका हूं। अगर आप आलोचना करते हैं करिए, परंतु अगर आप हथियारों के साथ आलोचना करते हैं तो वो आर्म्ड रिबेलियन एक्ट। इसका क्या अर्थ है? आज आप सरकार के विरुद्ध कैंडल मार्च करते हैं तो सरकार के पास कोई शक्ति नहीं है कि वो इमरजेंसी लगा सके, क्योंकि अगर आप हथियार उठाएंगे तभी आप इमरजेंसी लगा सकते हैं, क्योंकि एक शब्द है 352 में, आर्म्ड रिबेलियन। इसीलिए हमें मोरारजी देसाई का यानी कि जनता गवर्नमेंट का शुक्रिया करना चाहिए, राइट? मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगता है। आगे देखते हैं। द इमरजेंसी कैन इम्पोज बाय प्रेसिडेंट आफ्टर रिसीविंग अ रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम द कैबिनेट। यहां पर याद रखिएगा कैबिनेट। दिस प्रोविजन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय 44th अमेंडमेंट। देखिए हुआ क्या था, इसकी पहले समस्या देखते हैं। कुछ समस्या थी तभी 44वां जो संशोधन है उसने इसको संभाला। देखिए हुआ क्या, जो माननीय प्रधानमंत्री हुआ करती थी लेट श्री इंदिरा गांधी जी, उन्होंने राष्ट्रपति जो फखरुद्दीन थे उनसे कहा कि आप इमरजेंसी घोषित कर दिया, और उन्होंने कर दी। और आप विश्वास करिए जो उनकी कैबिनेट थी उनको पता ही नहीं था, यानी कि जो इंदिरा गांधी की कैबिनेट थी उनको पता ही नहीं था, और वो चाहते भी नहीं थे, वो पक्ष में थे ही नहीं। इसीलिए जो संविधान में ये स्पष्ट नहीं लिखा था, बस ये लिखा था कि राष्ट्रपति उद्घोषणा करेंगे, परंतु उसमें ये नहीं था कि भैया सभी कैबिनेट की मंजूरी चाहिए। तो ये जो प्रावधान जो संविधान में नहीं था उसको डाला गया 44वें संशोधन से कि अब आपातकाल अगर घोषित किया जाएगा तो उसमें केवल प्रधानमंत्री की राय नहीं चाहिए, उसमें जो उनके जो कैबिनेट स्तर के जो मंत्री हैं, आई रिपीट कैबिनेट स्तर के, क्योंकि आपको पता है मंत्रिपरिषद बहुत बड़ी होती है, उसमें कैबिनेट मंत्री होते हैं, उसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं, तो सबको मिलकर मंत्रिपरिषद बनती है। परंतु यहाँ पर केवल किसकी बात होगी? कैबिनेट मिनिस्टर्स, यानी कि मंत्री, माफ कीजिएगा, जो प्रधानमंत्री हैं उनके साथ जो उनके कैबिनेट मंत्री हैं उन सभी की रिटन यानी कि लिखित तौर पर जब एक रसीद पहुंचेगी राष्ट्रपति के पास, तत्पश्चात वो लगाएंगे आपातकाल। तो ये बात आपने याद रखनी है, 44वें संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया। अब आगे देखते हैं 44वें संशोधन में और क्या है। एक्ट ऑल्सो डिलीटेड द प्रोविजन विच बार्ड कोर्ट फ्रॉम एक्समाइनिंग द इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी बाय द एग्जीक्यूटिव। देखिए इसमें साफ कहा गया है कि जैसे बात करेंगे हम न्यायिक समीक्षा की, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। और जुडिशियल रिव्यू जो है, आपको एक प्रश्न है, जैसे अगर मैं पढ़ूं मिनर्वा मिल केस, मिनर्वा मिल केस है 1980 का। अब मिनर्वा मिल केस में ये एक जजमेंट आया माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि जो जुडिशियल रिव्यू है वो भी एक भाग है मूल ढांचे का। मींस जुडिशियल रिव्यू इज आल्सो द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। परंतु यहां पर 44वां संशोधन इससे 2 साल पहले हुआ है ना। तो जब 44वां संशोधन की बात, मतलब ये 44वें संशोधन में ये बात समझी गई कि जो आपातकाल घोषित किया जाता है यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी देखी जाती है। मतलब लोग अपने जो अपना ईगो होता है, जैसे इंदिरा गांधी जी का अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं वो ईगो था इंदिरा गांधी जी का, नहीं तो आपातकाल की जरूरत ही नहीं थी। तो 44वें संशोधन में क्या किया गया कि कहीं ना कहीं जो एक नियम था, जो 38वां संशोधन किया गया था 1975 में, याद रखेंगे 38वां संशोधन जो 1975 में किया गया था, उसमें जो इंदिरा गांधी है उन्होंने कहीं ना कहीं जो न्यायिक समीक्षा थी, ये जो इमरजेंसी के दौरान, उसको हटा दिया था। तो 44वें संशोधन ने जो न्यायिक समीक्षा है उसको दोबारा से लागू कर दिया है। मतलब अब 1978 से कि ये न्यायिक समीक्षा इसकी की जाएगी। अब आप वर्तमान में अगर कोई आपसे पूछेगा कि जो आपातकाल है, चाहे वो 352 द्वारा है या 356 द्वारा है या 360 द्वारा है, क्या उसकी न्यायिक समीक्षा होगी? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए मिनर्वा मिल केस की बात मैंने अभी बताई थी आपको। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी कैन बी चैलेंज्ड इन अ कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ मालाफाइड और दैट डिक्लेरेशन वाज बेस्ड ऑन होली। मतलब इसमें साफ कहा जा रहा है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, जो मिनर्वा मिल केस था 1980 का, उसमें ये साफ कहा गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि भैया ऐसा है कि ये जो न्यायिक समीक्षा है, ये जो जुडिशियल रिव्यू है, ये तो होगा।
क्योंकि अगर आधार है कि ये जो मैलाफाइड है, मैलाफाइड मतलब होता है कि जरूरत थी नहीं इमरजेंसी लगाने की, तो वो हमें देखना पड़ेगा। तत्पश्चात हम बताएंगे कि जो इमरजेंसी लगाई गई है वो कितनी जायज है। ठीक है, अब देखिए यहां से एक चीज समझिए, अब इमरजेंसी जो लगाई गई है कितनी जायज है या नहीं है, वो चेक करने के लिए भी तो समीक्षा करनी पड़ेगी। तो यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं अब चाहे किसी भी तरह की आपातकाल लगाई हो, चाहे वो जायज हो ना हो, न्यायपालिका उसमें हस्तक्षेप जरूर करेगी। अगर उन्हें जायज लगेगा तो कुछ नहीं बोलेगी, सहयोग करेगी, अपहेल्ड करेगी, और अगर उन्हें लगता है ये नाजायज है तो उसको क्या कर देगी, रद्द कर देगी। तो इतनी शक्ति है आपकी न्यायपालिका के पास। आगे देखते हैं पार्लियामेंट अप्रूवल एंड ड्यूरेशन ऑफ दिस इमरजेंसी। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, जब शुरुआत की थी, कि हमें यह जरूर देखना है कि जो आपातकाल घोषित किया जाता है, तो जैसे मंत्रिपरिषद जो एक भाग होता है कार्यपालिका का, उसका क्या प्रावधान है, और वैसे ही जो विधायिका है यानी कि यहां पर संसद है, उसका क्या प्रावधान है। राइट, आइए देखते हैं। अब हम बात करेंगे, देखिए यहां पर बात है कि अभी हम बात करेंगे पार्लियामेंट अप्रूवल एंड ड्यूरेशन ऑफ द इमरजेंसी। अब संसद की बात हो रही है। मस्ट बी अप्रूव बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 1 मंथ। अब देखिए एक चीज याद रखिएगा, 352 और 356 की जब मैं तुलना करूंगा तो मुझे यह दिखता है कि 352 ज्यादा घातक है, ज्यादा घातक है। और जो चीज ज्यादा घातक होगी वो अगर लंबी चलेगी तो वो उतनी समस्या कर सकती है, उतनी गड़बड़ कर सकती है। इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा, जब मैं आपको 356 पढ़ाऊंगा, अभी मैं 352 पढ़ा रहा हूं, 352 में आप देखेंगे कि जो आपातकाल घोषित कर देता है मंत्रिपरिषद, उसको केवल 1 महीने के भीतर पारित करना होता है। अगर 1 महीने के भीतर पारित नहीं किया तो वो रद्द हो जाएगा। तो यहां पर क्या है, केवल 1 महीना। और 352 में आप, माफ कीजिएगा, 356 में आप देखेंगे वो महीना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे जो जितना घातक है उसको उतना कम सीमा दी जाती है। तो आप समझ गए होंगे, जो जितना घातक है उसको कम समय पर रखा जाता है। तो जो मंत्रिपरिषद है, खासकर जो कैबिनेट मंत्री है, वो जब इसको लागू करवा देता है, घोषणा करवा देता है राष्ट्रपति से, तो केवल वो 1 महीने तक लागू होगा, तब तक जब तक संसद हामी ना दे। अब देखिए यहां पर संसद का रोल आएगा। अब संसद क्या करेगी, यहां पर देखेंगे, इफ द लोकसभा इज नॉट इन सेशन। देखिए सबसे पहले तो देखिए कि ये संसद के दोनों सदनों से इसको पारित कराना पड़ेगा 1 महीने के भीतर। अगर ये 1 महीने के भीतर पारित हो जाता है तब ये इसकी जो सीमा है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अब यहां पर एक कंडीशन बन जाती है, क्योंकि लोकसभा आप जानते हैं लोकसभा का विघटन हो जाता है। अब उस स्थिति में क्या है, इफ द लोकसभा इज नॉट इन सेशन, यानी कि सत्र में नहीं है या उसको डिसॉल्व कर दिया गया, यानी कि विघटन कर दिया गया उसका, देन द प्रोक्लेमेशन हैज टू बी अप्रूव्ड विद इन 30 डेज सिंस द न्यू लोकसभा इज कॉन्स्टिट्यूटेड। जैसे कि मैंने बताया था कि जो मंत्रिपरिषद ने आपातकाल घोषित किया, जो 30 दिनों के भीतर जो संसद है उसको दोनों सदनों से उसे पारित करना होगा। अब इस बीच ऐसा हो जाता है कि लोकसभा किसी भी कारण, चाहे वो सत्र में नहीं है या उसका विघटन हो गया, लोकसभा नहीं है, तो देखिए जब भी जो नई लोकसभा आएगी, ठीक है, नई लोकसभा से मतलब है अगर विघटन हुआ है तो नहीं आएगी, अगर सत्र में नहीं है तो फिर वो दोबारा बैठेगी। तो जब भी लोकसभा बैठेगी दोबारा, उसके 30 दिनों के भीतर आपातकाल को पारित कराना पड़ेगा। तो यहां पर हमें क्या समझ में आ रहा है, आपातकाल कहीं ना कहीं उसकी सीमा बढ़ सकती है। कैसे, जब लोकसभा सत्र में ना हो या लोकसभा का विघटन हो गया हो। राइट, ये बात आपने याद रखनी है। आगे देखते हैं, वंस अप्रूव्ड द प्रोक्लेमेशन कंटिन्यू टू बी इन फोर्स फॉर 6 मंथ। यानी कि यहां से हमने क्या सीखा, जब सदन ने, यानी कि लोकसभा राज्यसभा दोनों ने इसको पारित कर दिया है, तो ये चलेगी 6 महीना और, ये चलेगी 6 महीना और। सच प्रोक्लेमेशन कैन बी एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली। याद रखिएगा कि जो 352 के अंतर्गत जो आपातकाल आता है, उसको 6-6 महीना करके आप कितना भी बढ़ा सकते हैं। आई रिपीट, 6-6 महीना करके कितना भी बढ़ा सकते हैं। राइट, और ये शक्ति किसके पास है, कार्यपालिका के पास नहीं है, ये है विधायिका के पास। राइट, However, such extension could be approved by the parliament through a special majority. अब ये याद रखना है कि यहाँ पर, जैसे अगर मैं बात करूं जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, तो उसमें ये जो संसद के पास शक्ति थी आपातकाल को बढ़ाने की, वो केवल एक साधारण बहुमत से पारित करके इसको बढ़ाया जा सकता था। परंतु 44वें संशोधन ने इसको एक स्पेशल मेजोरिटी कर दिया है, यानी कि विशेष अधिकार के द्वारा ही बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, जो 6-6 महीने का बढ़ाया जा रहा है। अब ये स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है, स्पेशल मेजोरिटी याद रखेंगे, यहां पर होता है 50% +1 ऑफ मेंबरशिप। इसे कहते हैं मेंबरशिप। मेंबरशिप का मतलब होता है कुल सीटें। अगर मैं बोलूं लोकसभा में कुल सीटें 552 है,
जैसे अब लोकसभा में एंग्लो इंडियन की तो नहीं है, तो 550 हैं, तो 550 का 50% प्लस 1, यानी कि 550 का 50% प्लस 1 क्या होगा, 500 का 250 होगा, 50 का 25 होगा और प्लस 1, यानी कि ये कितना हो गया आपका 276। तो कम से कम 276 लोग, ये वाली कंडीशन होगी लोकसभा के लिए 276। और दूसरा हम देखेंगे, एक सेकेंड, एंड एक और इसमें होता है कि 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग ऑफ मेंबर्स। अब देखिए मेंबर्स और मेंबरशिप में क्या फर्क होता है, मेंबरशिप मतलब होता है कुल सीटें, और जरूरी नहीं होता है कि सदस्यता पूरी कुल सीटों में दे दी जाती है, ठीक है। यानी कि एक काल्पनिक उदाहरण ले लेते हैं कि हम मानते हैं कि जो सीटें भरी गई हैं वो केवल 245 हैं, ठीक है। कितनी सीटें, 245, तो मेंबर्स में केवल 245 सीटें आएंगी, ठीक है, जो भरी गई हैं। उसका 2/3 लोगों को प्रस्तुत तो होना ही पड़ेगा, 2/3 लोगों को प्रस्तुत होना पड़ेगा और 2/3 लोगों के हिसाब से ही वोटिंग होनी पड़ेगी, ठीक है। यानी कि अगर मानते हैं 90 लोग हैं, 90 लोगों का 2/3 निकालिए, कितना आया, यह आया 60 लोगों का प्रस्तुत होना तो बहुत जरूरी है आउट ऑफ 90, और इसका भी जो रिजल्ट आएगा वो भी कम से कम 2/3 चाहिए, 50% प्लस 1 नहीं चाहिए, 2/3 चाहिए। इसका 2/3 निकालिए आप, तो ये आएगा 40। तो देखिए इसका 40 आया और ऊपर वाले का हम मान लेते हैं 90 आया है, तो ये विधेयक पारित होगा नहीं, क्योंकि कम से कम हमें 90 तो चाहिए मेंबरशिप के हिसाब से, कुल सीटों के हिसाब से तो मानते हैं 90 आ रहा है और हमारा 40 आ रहा है, तो ये विधेयक पारित नहीं होगा, कम से कम 90 चाहिए। तो यहाँ पर जो मेंबर्स वाली बात है 2/3 वाली, कम से कम आपको 90 या इससे ज्यादा लाना पड़ेगा, इसीलिए ये थोड़ा जटिल होता है। तो इसीलिए जो 44वें संशोधन द्वारा इसको जटिल बना के बनाया है, राइट। तो ये बात आपने याद रखनी है। आगे देखते हैं, अब हम बात करेंगे रिवोकेशन। रिवोकेशन मतलब होता है निरस्त कर देना, ठीक है। इमरजेंसी कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम, कभी भी इसे रिवोक किया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट बाय पासिंग अ सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन। यानी कि देखिए एक बात याद रखिए, आपातकाल जब लगाया जाता है तो वो क्या है, एक कहीं ना कहीं वो एक ऐसी स्थिति होती है जो एक साधारण स्थिति नहीं है, यानी कि ऐसी स्थिति है जहां पर लोगों का शोषण किया जा सकता है राज्य द्वारा। आपातकाल ऐसी स्थिति है क्योंकि स्थिति ऐसी बन जाती है जिसमें कहीं ना कहीं जो राज्य है या जो संघ है वो एक डिक्टेटरशिप यानी कि एक तानाशाह की भूमिका निभाता है, जिससे कि वो देश की जो संप्रभुता है उसको सुरक्षित कर पाए, ठीक है। अब देखिए इसमें एक सिंपल सा सिद्धांत होता है, एक तरफ इंसान है यानी कि एक तरफ लोग हैं और एक तरफ राज्य है, तो अगर बचाने की बारी आती है तो राज्य को बचाया जाएगा। तो यही आपातकाल का सिद्धांत होता है। तो यहां से हम क्या देखते हैं, लोगों का कहीं ना कहीं शोषण हो सकता है। अब जब आपातकाल लगाया जाता है तो उसको जटिल बनाना है ना, परंतु जब उसे हटाना है तो उसे जटिल क्यों बनाना। हटाने का मतलब क्या है कि अब स्थिति क्या हो गई, सामान्य हो गई है, तो हटाने के लिए जटिलता नहीं रखी गई है, ये बात आपने याद रखनी है। अब यहां पर देखेंगे, इमरजेंसी कैन बी रिवोक्ड एनी टाइम, कभी भी हटाई जा सकती है, कभी भी। ऐसा नहीं कि 6 महीने के लिए पारित हो गई है, नहीं भाई 6 महीने तो चलिएगी क्योंकि 6 महीने के लिए पारित हो गई, नहीं 6 महीने के लिए पारित हुई मान लेते हैं, पर 2 दिन में ही हमें दिख रहा है कि स्थिति सामान्य होगी, तो 2 दिन में ही इसे हटाया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। फिर राष्ट्रपति इसमें एक और उद्घोषणा करेंगे, यानी कि लगाने के लिए भी उद्घोषणा और हटाने के लिए भी उद्घोषणा। और यहां पर उद्घोषणा और घोषणा में क्या अंतर होता है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, राइट। द इमरजेंसी मस्ट बी रिवोक्ड इफ द लोकसभा पासेस अ रेजोल्यूशन बाय अ सिंपल मेजोरिटी। देखिए ऊपर जो मैंने ये वाला पॉइंट आपको बताया है, इसमें एक मन में प्रश्न आ सकता है कि सर क्या संसद की भूमिका आएगी इसमें हटाने के लिए, या जो मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति से कह के इसे हटा सकती है। बिल्कुल हटा सकती है, हटाते समय हमें संसद की जरूरत नहीं होती है। तो जो ऊपर वाला पॉइंट है वहां पर हमें यह प्रतीत हो रहा है कि जो मंत्रिपरिषद है वो इसका आह्वान कर रहा है इसको हटाने के लिए, तो बढ़िया बात है। और जो दूसरा हमें दिख रहा है, दूसरे से हमें यह पता चल रहा है कि अगर कभी मंत्रिपरिषद अपने ईगो पे ले लेती है ना, अपने स्वाभिमान पे ले लेती है और हटा नहीं रही है, पर यह प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं इमरजेंसी की तो जरूरत ही नहीं है आपातकाल की, तो यहां पर शक्ति दी गई है लोकसभा को। लोकसभा क्या कर सकता है, एक रेजोल्यूशन यानी कि एक प्रस्ताव को एक सिंपल मेजोरिटी क्या होता है 50% प्लस 1, बस कितने प्रस्तुत होंगे कितने, ये कोई इसमें शर्त नहीं रखी गई है, स्पेशल मेजोरिटी में तो रखी गई है। तो सिंपल मेजोरिटी से एक प्रस्ताव को पारित करेगा और इसके द्वारा ये कहीं ना कहीं इसको हटा सकता है, इस आपातकाल को हटा सकता है, राइट। अब देखिए जो इफेक्ट होता है नेशनल इमरजेंसी का वो क्या होता है, वो हम देखेंगे। इफेक्ट ऑन सेंटर एंड स्टेट, यानी कि जो केंद्र और राज्य के जो रिश्ते हैं उसमें कुछ देखेंगे अब, कुछ अंतर आता है। जैसे एग्जीक्यूटिव की बात की जाए, जो केंद्र का जो एक एग्जीक्यूटिव होता है, जो केंद्र होता है वो क्या करता है, अपनी एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है वो राज्य में इस्तेमाल कर सकता है।
यानी कि राज्य की जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो अब कहीं ना कहीं केंद्र की जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं उसके हिसाब से काम करेगा। उदाहरण जैसे केंद्र का मानते हैं जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वो करता तो राज्य के लिए काम है, परंतु उसकी नियुक्ति सब कौन करता है? केंद्र करता है। तो आपको क्या दिखेगा? ऐसी स्थिति दिखेगी कि चाहे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी छोड़िए, मैं राज्यपाल की बात कर रहा हूं। राज्य का जो राज्यपाल होता है वो इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वो उस राज्य में काफी कुछ परिवर्तन कर सकता है कार्यपालिका के आधार पे, राइट? ये बात आपने याद रखनी है। परंतु जो राज्यपाल है वो भी केंद्र के हिसाब से चलेगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि तानाशाह हो जाएगा। आगे देखते हैं इफेक्ट ऑफ सेंटर। ये एग्जीक्यूटिव हमने देख लिया है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे लेजिस्लेटिव में क्या होता है। देखिए लेजिस्लेटिव में क्या होता है, यानी कि जो विधायिका है उसमें क्या होता है, ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी द पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू मेक लॉस ऑन एनी सब्जेक्ट मैटर मेंशन इन द स्टेट लिस्ट। आपको पता है अनुसूची 7 में क्या है, शक्तियों का विभाजन है, सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है, ठीक है? तो केंद्र अपनी सूची पे कानून बनाता है, राज्य अपनी सूची में कानून बनाता है और समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दिखेगा, जब आपातकाल घोषित होगी 352 के द्वारा, तो वहां पर जो सेंटर है वो कहीं ना कहीं जो स्टेट लिस्ट है उसमें दिए गए मुद्दे हैं उसमें भी कानून बना सकता है, राइट? ये बात आपने याद रखनी है। दो द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेटर इज नॉट सस्पेंडेड, इट बिकम्स अ सब्जेक्ट। जो इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि अब देखिए मैंने कहा कि कहीं ना कहीं जो अब स्टेट लिस्ट है, जो राज्य सूची है, उसमें आपको दिखेगा कि मैंने कहा केंद्र घुस गया है। अब यहाँ का क्या मतलब हुआ कि आपातकाल के दौरान जो राज्य है वो क्या अब राज्य सूची में इस्तेमाल नहीं कर सकता? नहीं, वो भी करेगा। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो राज्य सूची है वो आपातकाल के दौरान एक समवर्ती सूची में ही परिवर्तित हो जाती है। यानी कि राज्य सूची में केंद्र और राज्य मिलकर कानून बनाते हैं, परंतु जो वरीयता दी जाती है वो दी जाती है संसद को, क्योंकि संसद क्या कर सकता है, किसी भी राज्य द्वारा बनाए हुए कानून को क्या कर सकता है, बाईपास कर सकता है। तो यहां से हम क्या सीखे कि आपातकाल के दौरान जो राज्य सूची है वो भी परिवर्तित हो जाती है समवर्ती सूची में, और ज्यादा जो पक्ष मिलता है वो मिलता है केंद्र को, राइट? ये बात याद रखें। द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट ऑन द स्टेट मैटर विल नॉट बी फंक्शन आफ्टर द इमरजेंसी सीज टू ऑपरेट। यानी कि जो केंद्र ने राज्य सूची के अंतर्गत जो कानून बनाए हैं आपातकाल के दौरान, जब आपातकाल हट जाएगा तो ये कानून भी अपने आप हट जाएंगे। ये बात आपने याद रखनी है, राइट? आगे देखते हैं, अगर मैं फाइनेंशियल वित्तीय की बात करूं तो क्या होता है, व्हाइल द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज इन प्रोसेस द प्रेसिडेंट कैन ईदर रिड्यूस और कैंसिल द ट्रांसफर फाइनेंसेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्टेट। आप जानते हैं जैसे हमारा फाइनेंस कमीशन है जो अनुच्छेद 280 में आता है, जिसके तहत कहीं ना कहीं जो केंद्र है वो राज्यों को अपना जो भी राज्यों का भाग होता है, जो पार्ट होता है वो देता है। परंतु जिस राज्य में या उस राज्य के किसी क्षेत्र में अगर नेशनल इमरजेंसी लगाई गई है तो यहाँ पर क्या होता है कि जो राष्ट्रपति है वो उद्घोषणा द्वारा, उद्घोषणा याद रखेगा, उद्घोषणा करेगा कि हम अभी इस जो जहां पर इमरजेंसी लगाई गई है जिस क्षेत्र में या जिस राज्य में, वहां पर अभी हम जो वित्तीय सहायता है, चाहे वो दान के रूप में है चाहे वो ऋण के रूप में है, उसको हम बंद कर रहे हैं, स्थगित कर रहे हैं, ठीक है? तो ये एक मुद्दा आ जाता है। एवरी सच ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट हैड लेड बिफोर द बोथ द हाउसेस। अब जो राष्ट्रपति जो भी उद्घोषणा करते हैं ये वित्तीय को लेके कि हम नहीं दे रहे हैं या इतना कम देंगे इस तरह से, तो ये जो भी उद्घोषणा है उस उद्घोषणा को भी पारित कराना पड़ता है आपके दोनों सदनों के संसद में, क्योंकि मैंने कहा ना लोकतंत्र में जो ज्यादा शक्तिशाली कौन होगा, विधायिका, राइट? आगे देखते हैं इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली, ठीक है? द लाइफ ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली कुड बी एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर एट अ टाइम। यानी कि जब आपातकाल लगा हुआ है तो इमेजिन करते हैं आपातकाल लगा हुआ है किसी राज्य में, तो वहां की राज्य की अपनी विधानसभा होती है, मैं विधान परिषद नहीं कह रहा हूं, विधानसभा कह रहा हूं, और वैसे ही जो केंद्र है उस समय वो लोकसभा वहां पर है, राइट? अब क्या है, आपातकाल चल रहा है तो उस समय क्या होता है कि इनका जो कार्यकाल होता है साधारण तौर पर 5 वर्ष का, उसको बढ़ा दिया जाता है, राइट? तो इसको हम बढ़ाया जा सकता है 1 साल के लिए एक समय में। मतलब जब इसको बढ़ाया जाएगा, चाहे वो लोकसभा है केंद्र पे, चाहे वो विधानसभा है राज्य में, अगर उनको बढ़ाएंगे आप तो एक समय में 1 ही साल तक बढ़ा सकते हैं, राइट? एक समय में 1 ही साल के लिए बढ़ा सकते हैं। However, this extension cannot be continue beyond a period of 6 months. अब एक बात यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर ये भी बता रखा है जैसे आपातकाल हट जाता है, आपातकाल हट जाता है तो आपातकाल के हटने के बाद आप चाहे वो लोकसभा है चाहे वो विधानसभा है राज्य की, उसका जो कार्यकाल है वो 6 महीने से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते आप, ठीक है? ये बात याद रखेंगे जब आपातकाल हट जाता है। अब हम देखेंगे कुछ मौलिक अधिकारों में क्या परिवर्तन होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो आर्टिकल 35, माफ कीजिएगा आर्टिकल 358 है, ये टारगेट करता है आर्टिकल 19 को, यहां पर लिख लेते हैं, बिल्कुल आसान है। 358 टारगेट करता है आर्टिकल 19 को,
और 359 टारगेट करता है पूरा का पूरा जो पार्ट थर्ड है, ठीक है, पूरा का पूरा जो पार्ट थर्ड यानी कि पूरा पूरा मौलिक अधिकार है। अब क्या है, देखिए आर्टिकल 358 क्या कहता है कि वो कहीं ना कहीं ये अधिकार देता है कि कहीं ना कहीं जो आर्टिकल 19 है उसको सस्पेंड किया जा सकता है, यानी कि जैसे आपातकाल घोषित हुआ 352 द्वारा, तो अपने आप क्या होता है 358 का आह्वान हो जाता है, यानी कि 352 के द्वारा उद्घोषणा की जाए कि तो अपने आप 358 क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। और 358 शुरू होगा तो क्या होगा, आर्टिकल 19 काम करना छोड़ देगा। 358 शुरू होगा तो आर्टिकल 19 काम करना छोड़ देगा। While the 359 deals with the suspension of other fundamental right except guaranteed by article 2021, मैंने बताया था जो 359 है वो पूरा का पूरा पार्ट थर्ड को क्या करेगा, हटा सकता है, परंतु अनुच्छेद 20 और 21 को नहीं हटाया जा सकता। ये बात आपने याद रखनी है, किसी भी तरह का आपातकाल है अनुच्छेद 20 और 21 को नहीं हटाया जा सकता, यानी कि आर्टिकल 359 का जो दायरा है 20-21 में नहीं आता। ये बात आपने याद रखनी है। आगे देखते हैं। अब देखिए होता क्या है, 352 यहां पर पहले समझ लेते हैं। 352 के द्वारा उद्घोषणा हुई तो 358 एक्टिवेट हो गया, उसने 19 को पूरी तरह हटा दिया और 359 भी एक्टिवेट हो गया, जिसमें 20 और 21 को छोड़ के सारे फंडामेंटल राइट्स हटा दिए जाते हैं। तो इतना डेंजरस होता है आपका 352, ठीक है। According to 358, when a proclamation of national emergency is formed, 6 fundamental rights under Article 19 are automatically suspended। अपने आप, मैंने कहा ना 358 होगा तो अनुच्छेद 19 अपने आप खत्म हो जाएगा। नो सेपरेट ऑर्डर फॉर द सस्पेंशन इज रिक्वायर्ड, यानी कि ऐसा नहीं कि अलग से उद्घोषणा नहीं करनी पड़ती है। 352 का उद्घोषणा करने का ही मतलब होता है कि 358 जो है वो एक्टिवेट हो गया है, जिसने आर्टिकल 19 को सस्पेंड कर दिया है। आगे देखेंगे, परंतु एक बात हुई है, 44वें संशोधन ने क्या किया है, ये जो 358 का जो एक दायरा है काम करने का, उसको थोड़ा सा सीमित कर दिया है। कैसे, देखिए अगर बात होगी नेशनल इमरजेंसी की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन या वॉर में, यानी कि मैंने याद होगा आपको 352 में जो 3 आधार है उसको 2 में वर्गीकृत किया था, एक एक्सटर्नल में क्या है हमारा, युद्ध यानी कि वॉर, और एक है एक्सटर्नल एग्रेशन। और जो इंटरनल है हमारा, इंटरनल में क्या था हमारा, जो आर्म्ड रिबेलियन है, अब वो आर्म्ड रिबेलियन बन गया है, आर्म्ड रिबेलियन। तो देखिए जो अगर आधार होगा एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पे 352 का आह्वान किया जा रहा है, एक्सटर्नल के आधार पे, यानी कि वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पे आह्वान किया जा रहा है, तभी क्या होगा 358 एक्टिवेट होगा अपने आप, यानी कि 358 अपने आप एक्टिवेट होगा। इसका मतलब क्या है, आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाएगा। परंतु जब इंटरनल यानी कि आर्म्ड रिबेलियन के आधार पे 352 का इस्तेमाल किया गया है, नेशनल इमरजेंसी लगाई गई है, तो आर्टिकल 358 एक्टिवेट नहीं होगा। ये बात आपने याद रखेंगे, 358 यानी कि आर्टिकल 19 जो है वो रहेगा जब आर्म्ड रिबेलियन जो है, आर्म्ड रिबेलियन का जब आधार लिया जाएगा। इसीलिए मैंने कहा क्योंकि जब आर्म्ड रिबेलियन होता है वहां पर भारत की संप्रभुता पे बात नहीं आती है, ठीक है, ये बात अपनी याद रखनी है। और आर्टिकल 359, द प्रेसिडेंट इज ऑथराइज्ड टू सस्पेंड द राइट टू रिमूव एनी कोर्ट इन्फोर्समेंट फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। इन अदर वर्ड द देखिए आर्टिकल 359 क्या करता है, ध्यान से देखिएगा आर्टिकल 359 कैसे डेंजरस है। मैंने अभी बोला आर्टिकल 20 और 20 को छोड़कर ये सभी को सस्पेंड कर सकता है। और आर्टिकल 359 में आर्टिकल 32 भी तो आ गया, फिर पार्ट थर्ड में आर्टिकल 32 है नहीं है, जो बात करता है रेमेडी की, उपचार की बात करता है, जो सुप्रीम कोर्ट के रिट की पावर करता है। तो यानी कि कहीं ना कहीं ये भी तो सस्पेंड कर देगा आर्टिकल 359। इसीलिए कहा जाता है कि जब आर्टिकल 359 एक्टिवेट होता है तो कहीं ना कहीं जो उपचार है मौलिक अधिकारों का, वो आपसे छिन जाता है कुछ समय के लिए, क्योंकि आपातकाल कुछ समय के लिए ही लगता है, अस्थायी होता है, राइट। तो यहाँ पर याद रखें, नॉट सस्पेंडेड एज सच बट ओनली द एनफोर्समेंट। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको जो ऐसा नहीं है कि वो हटा दिए गए हैं, वो कुछ समय के लिए क्या होते हैं, काम नहीं करते हैं, ठीक है, कुछ समय के लिए वो काम नहीं करते हैं। उपचार भी कहीं ना कहीं उसका कुछ समय के लिए बंद हो जाता है। आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते क्योंकि आर्टिकल 32 खुद सस्पेंड हो चुका है। आर्टिकल 359 में केवल 20 और 21 सस्पेंड होते हैं, ठीक, ये बात आपने याद रखनी, ठीक है। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका जिसे हम कहते हैं ज्यादातर स्टेट इमरजेंसी, परंतु मैंने ये भी बताया आपको कि संविधान में इसके लिए इमरजेंसी का इस्तेमाल नहीं किया गया है और उसका अर्थ भी मैंने बता दिया था क्यों नहीं। तो देखिए ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए जो 352 वाला है, माफ कीजिएगा, जो 356 है और जो 360 है उसके लिए हम सेकंड पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। आइए अब मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। देखिए ये है आपका, जैसे कि आप जानते हैं एग्जाम नजदीकी है तो आपके 3 पेपर आने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये तीनों पेपर हैं। अगर आप इंडिविजुअली इनकी जो टेस्ट सीरीज परचेस करते हैं तो इट विल कॉस्ट यू 2999 ओनली, और आप तीनों को एक साथ लेते हैं
तो कॉम्बो पैक लेते हैं तो इसमें आपको देखिए इट विल कॉस्ट यू ओनली 7,999 प्लस इसमें आपको जो गवर्नमेंट अकाउंट चैप्टर 1 to 8 डिस्कशन आपको मिल रहा है लाइन बाय लाइन, जो 5th एडिशन से जो लेटेस्ट है उसके द्वारा आपको कराया जा रहा है। प्लस इसमें आपको स्टडी मटेरियल जो जनरल नॉलेज है, इंग्लिश है, हिंदी है, जो जितना भी है वो सब आप तक पहुंचाया जा रहा है। इसमें ये आप देख पा रहे होंगे सारे के सारी हमारी बुक्स अवेलेबल हैं, राइट। एक एक्सपर्ट टीम द्वारा इसे कंपाइल किया गया है तो आपके एग्जाम में बहुत काम आएगा। तो ये टोटल आपको पड़ेगा ओनली 7,999 ओनली, राइट। और इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह से आपकी कॉपी चेक की जाती है। ये देखिए नेहा शर्मा मैम की, जिसमें हम मोस्टली क्या करते हैं, हर सैटरडे को आपका कॉपी जो चेक जो हमने करी है हफ्ते भर में, वो सैटरडे को हम उसका वीडियो लाते हैं ज्यादातर। इस बार नहीं आ पाया था क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, अदरवाइज हर सैटरडे को आपको एक वीडियो मिलता है मोस्टली कि आपकी कॉपी चेक की जाती है। और इस तरह से देखिए पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स आपको कराया जा रहा है। ये आप देख पा रहे होंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में, ये आप देख रहे होंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में कंप्लीट किया जा रहा है। और देखिए मेंस राइटिंग का देखिए ये है गोयला क्लासेस का जो एक ऑथेंटिसिटी है, उसके लिए आपको एक कॉपी दिखाई जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे ये मोहित राठी जी की कॉपी है जो आज AETU में नियुक्त हो चुके हैं। इस तरह से इनको मार्क्स मिले हैं 72 आउट ऑफ 100, यानी कि 70% में जो गोयला क्लासेस में इनको मार्क्स मिले हैं 70%, यानी कि 30% डिडक्ट कर दिए गए हैं, ठीक है। और इतना स्ट्रिक्ट मार्किंग के बाद देखिए आज इनका सिलेक्शन कहाँ हो गया, AETU में। और देखिए ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे आप जरूर ज्वाइन करिए क्योंकि जो डेली अपडेट्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो हम इस चैनल पे डालते हैं, जो जिससे जब आप लॉगिन करेंगे तो आप अपने आप को कहीं ना कहीं अपडेट कर पाएंगे और जो कंपटीशन है उससे बाहर नहीं होंगे आप, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और यहीं से मैं ये लेक्चर एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।